नमस्कार साथियों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय कृषि कानूनों की संवैधानिकता है। हाल ही में समस्त देश में एक बहस सी छिड़ गई है कि क्या हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए तीनों कानून संविधान की दृष्टि से सही हैं। ये तीनों कानून क्रमशः द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मर्स एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। एक तरफ जहां केंद्र सरकार का यह कहना है कि ये तीनों कानून एक कालजयी परिवर्तन लेकर के आएंगे, दूसरी तरफ किसान संगठनों और कुछ मंडियों का यह कहना है कि इससे फार्म सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जिससे अंतिम रूप से सबसे बड़ा हर्जाना किसान वर्ग को ही भुगतना पड़ेगा। यहां दो बड़े प्रश्न उभर करके आते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि के संबंधित समस्त तरह के कानून बनाने का एकाधिकार राज्यों के पास है, तो क्या केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वे राज्य के इस विषय पर कानून बना सके और वह संवैधानिक तौर पर वैध भी हो। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि हमारा देश संघवाद को फॉलो करता है, जो हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो क्या यहां सहकारी संघवाद की धज्जियां उड़ा दी गई है इन कानूनों के द्वारा। मित्रों, यहां हम इस संपूर्ण विषय को एक एकेडमिक पॉइंट पर समझने की कोशिश करेंगे। ना हम केंद्र सरकार की तरफ झुकेंगे, ना ही हम विरोधी किसानों की तरफ झुकेंगे। हम इसके सबल पक्षों की तरफ देखने की कोशिश करेंगे और अगर इसमें कुछ चुनौतियां हैं तो वो भी हमारे जो किसान हैं उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम गौर करें कि जब 28 फरवरी 2016 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा करी थी और उस घोषणा में जो बरेली उत्तर प्रदेश में की गई थी, उन्होंने यह कहा था कि 2022 तक हम संपूर्ण देश में हमारे किसान भाइयों की जो आमद है उसे 2022 तक दुगनी कर देंगे। निश्चित ही इस सबसे बड़े कथन के पीछे कोई ना कोई एक विजन तो जरूर रहा होगा, कुछ स्टेप्स भी रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये जो कानून है उसी घोषणा को अपने आप में अंगीकार करते हैं। पर यहां मुद्दा यही है कि क्या अपनी विषय वस्तु और जो प्रोसीजर काम में लिया गया है इन एक्ट्स को बनाने में, क्या वे संवैधानिक हैं या वे संवैधानिक नहीं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान सरकार के मन में यह प्रश्न है कि क्यों ना हमारा किसान जो एक सीमित संसाधनों के साथ कार्य कर रहा है, क्यों ना उसे पूंजीवाद की तरफ लाया जाए। निश्चित तौर पे पूंजीवाद को हम एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही समाजवाद हमारे मूल में रहा है, तो पूंजीवाद की तरफ हम उतने दो चार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं हम यह भी तो कह सकते हैं कि पूंजीवाद के कुछ सबल पक्ष जरूर होंगे। क्यों ना हमारा किसान उन सबल पक्षों का उपयोग करते हुए अपनी आमद को बढ़ाए और वैश्विक तौर पर अपना सिक्का जमाए। क्यों हमारा किसान सदियों से उस रूढ़िवादिता के चक्र में फंसा रहे। इस चक्र से निकालने की कोशिश तो नहीं है ये एक्ट। तो निश्चित रूप से हम एक एक करके इस एक्ट की विषय वस्तु और प्रोसीजर के बारे में अध्ययन करेंगे। विदित हो मित्रों कि कोई भी एक्ट जितनी मात्रा में हमारे संविधान के अनुरूप नहीं होता है, वह उतनी मात्रा में ही नल एंड वॉइड मतलब शून्य हो जाता है। तो क्या यह हमारे संविधान की दृष्टि से शून्य हो जाएगा जब भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? इसी मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, वीडियो के इस खंड में हम अपने तीनों फार्म्स एक्ट की संवैधानिकता चेक करने के लिए दो मूलभूत आधार ले रहे हैं। पहला जो आधार है वह है कंटेक्स्ट अर्थात विषय वस्तु, और इसके बाद जो हम लेंगे वो होगा प्रोसीजर कि इन विषय वस्तु और प्रोसीजर जो प्रक्रिया अपनाई है उसमें संवैधानिकता का सरकार ने ध्यान रखा है या नहीं रखा है, जिसके तहत जो भी विपक्षी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस एक्ट की विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इसकी हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन रेफरेंस टू कंटेक्स्ट और विषय वस्तु, जिसमें बेसिकली तीन पोर्शंस है, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा है लीगल सॉवरेनिटी, ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि कहीं किसी प्रकार से ये तीनों एक्ट
हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके विरोध में तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी ना किसी तरीके से अगर वे हमारे फंडामेंटल राइट्स को ओवरलैप करते हैं तो वो उतनी मात्रा में निश्चित रूप से शून्य कर दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, फंडामेंटल राइट्स वाले मुख्य पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, जिसका हालांकि इस एक्ट से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट से उसका संबंध जरूर है, जिसके तहत हम लेंगे एलजीबीटी का एग्जाम्पल। या हम यूं कह लें कि जो हमारे इंडियन पिनल कोड है उसकी धारा 377 जो है, 377 जो है, जो बेसिकली एलजीबीटी और समलैंगिक संबंध जो हैं इनको गैर कानूनी मानती है। लेकिन 6 सितंबर 2018 के दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सर्वोच्च अदालत ने इंटरवीन करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उसके बाद से यह हो गया है हमारे देश में कि समलैंगिक संबंध अब गैर कानूनी नहीं है, जबकि इस 6 सितंबर से पहले तक ये जो चीज थी ये हमारे देश में कानूनन गैर कानूनी मानी जाती थी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। जब हम आईपीसी की धारा 377 के बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम पाते हैं कि औपनिवेशिक काल में 1857 के आसपास तत्कालीन सरकार ने इसे गैरकानूनी सिद्ध कर दिया था, जबकि औपनिवेशिक काल से पहले ये जो समलैंगिकता है हमारे ही देश में गैरकानूनी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि जब 1857 का समय आया तब ईसाई समाज के अनुरूप उनकी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं के अनुसार ये जो समलैंगिकता था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये गैरकानूनी था। तब से इस पे सजा का और सारे प्रावधान कर दिए गए और इसे अननेचुरल मान लिया गया, और आजादी के बाद तक इसको आर्टिकल 377 कहा गया या इसको अननेचुरल नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। लेकिन जब हमारे निजता का अधिकार पास हुआ और निजता का अधिकार हमारे मूल अधिकारों का एक अग्रणी हिस्सा बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जाना कि कहीं ना कहीं ये एक्ट जो एलजीबीटी संप्रदाय है उनकी निजता का हनन करता है, उसको ओवरलैप करता है, इसलिए यह जरूरी है कि उनको भी बाकी सामान्य पुरुषों की तरह हमारे संविधान की दृष्टि से एक तरीके से देखा जाए। इसलिए उसी दिन जो ये ऐतिहासिक दिन था 6 सितंबर 2018 का दिन, उस दिन को इसको गैर कानूनी नहीं रह गया और इसे कानूनी जामा पहना दिया गया। इससे फायदा ये हुआ कि जो भी ट्रांसजेंडर लोग हैं वो आपस में शादी कर सकते हैं, वो बच्चों को गोद ले सकते हैं और एक निश्चित जीवन, एक अच्छा जीवन हमारे ही देश में जी सकते हैं बिना किसी कानूनी बाध्यता के बगैर। तो यहाँ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। मैं ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता था कि संसद ने कानून तो बनाए, लेकिन संसद या विधायिका, यूं कह लीजिए, विधायिका ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है, कि विधायिका अपने कार्य के प्रति निरंकुश ना हो जाए, इसलिए उस पर अंकुश लगाने के लिए हमारे न्यायपालिका के पास संविधान ये ताकत देता है कि कहीं ना कहीं वो संविधान संशोधनों को निश्चित कर सकता है या उन पर रोक लगा सकता है। यहाँ जैसे इस केस के अंदर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये जो आईपीसी की धारा 377 है ये मूल अधिकार के, निजता के अधिकार का हनन करती है, तो उन्होंने इस पूरे एक्ट को ही चेंज कर दिया। आज भी एक्ट विद्यमान है, लेकिन इसमें से एलजीबीटी संप्रदाय को अलग कर दिया गया है एवं केवल माइनर्स या बेस्टिलिटी को ही गैरकानूनी माना गया, इसके अलावा किसी को गैरकानूनी नहीं माना गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम इस एक्ट, जो हमारे फार्म्स एक्ट है, अगर इनको मूल अधिकार के फ्रंट पे चेक करें तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो इस आधार पे अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो इन तीनों एक्ट्स को नल या वॉइड कर दिया जाएगा। तो अगर हमें माइन्यूटली देखें तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ये तीनों एक्ट नहीं करते हैं। हाँ, एक बड़ा सामान्य सा पॉइंट उभर के जो आता है वो है आजीविका का अधिकार। जो किसान संगठन ये कह सकते हैं कि ये किसान की आजीविका ही कृषि है, और उसमें अगर ये प्राइवेटाइजेशन या जो कैपिटलाइज वर्ड की बातें होने लग जाएगी तो उनका तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। पर चूंकि इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, तो इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट इसको नल या वॉइड नहीं करेगा। तो हमारी विषय वस्तु का जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट पे तो
कोई भी इस एक्ट की संवैधानिकता को चैलेंज नहीं कर पाएगा। अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का बेसिक मूलभूत स्ट्रक्चर, जब मकान होता है तो उस मकान के नीचे की नींव की बात हमें करनी है जो दिखती नहीं है, लेकिन हमारा जो मकान है, जो हमारी बिल्डिंग है, वो तो उसी के ऊपर टिकी हुई है। साथियों, यहाँ आप ध्यान रखिए कि वस्तुनिष्ठ प्रकार से हमारे संविधान के मूल ढांचे को संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने वाद जो केसेस हैं उनके मार्फत इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें जनता के सामने, जनमानस के सामने लाता रहा है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, जिसमें केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल्स 1980 केस, सेंट्रल कोलफील्ड्स 1980, एसआर बोमई केस 1994 एंड इंदिरा साहनी केस 1992 है। इन केसेस का अगर हम ढंग से अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि सबसे पहले केशवानंद भारती केस के अंतर्गत ये बात सामने आती है कि हमारे संविधान में संसद किसी प्रकार का मूलभूत स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकती है या संविधान की पुनर्रचना नहीं कर सकती है। ठीक है, उस मूल स्ट्रक्चर को तो जैसा है वैसा का वैसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। मिनर्वा मिल्स जो है, यहां से जो पॉइंट निकल के आता है वो जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक समीक्षा का पॉइंट निकल करके आता है। सेंट्रल कोलफील्ड से जो पॉइंट निकल के आता है वह आता है न्याय तक हर जनमानस की पहुंच। ये पॉइंट यहां से निकल के आता है। ज्यादा सूक्ष्मता में हम नहीं जाएंगे इन एक्ट्स के। एसआर बोमई केस जो है उससे भी इसी तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संघवाद जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ बातें निकल करके आती हैं। इंदिरा साहनी जो केस है, इसके अंदर अगर हम इसका अध्ययन करें तो हमारे देश की एकता, अखंडता और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों के बारे में यह केस प्रकाश डालता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह हुआ कि कहीं भी हमारे देश के संविधान में उसके मूल ढांचे के बारे में वस्तुनिष्ठ जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जिम्मेदारी हमारे सर्वोच्च न्यायालय है कि वह अपने केसेस के माध्यम से जो भी वाद उनके सामने आएंगे, हमारे देश को उसकी जो ब्यूटीफुल बात है स्ट्रक्चर से संबंधित वो रखेगा। यहाँ इन केसेस से जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित मूड पॉइंट्स निकल के आए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, सभी धर्मों का आदर हो, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। इस तरीके से कई सारे बिंदु जो हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने रखे। अब जब हम इन तीनों फार्म्स एक्ट को देखते हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां कोई पॉइंट बन सकता है जिसे विरोध करने वाले लोग इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। जो मूलभूत पॉइंट बनता है वो होता है फेडरलिज्म। यह हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो संघवाद है, क्योंकि ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, जो किसी भी तरीके से संघवाद नहीं और खुले रूप से इस संघवाद का उल्लंघन करता है। यहां संघवाद का मतलब यह हुआ कि किसी भी देश में दो प्रकार की सत्ता होगी, एक केंद्रीय स्तर पे होगी और एक राज्य स्तर पे होगी, अर्थात दो स्तर पे सरकार काम करेगी। इस संघवाद के फिर दो बाइफर्केशन है मोटा मोटी तौर पर। एक जो पोर्शन है वो है सहकारी संघवाद। यह सहकारी संघवाद हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और दूसरी तरफ जो पॉइंट है इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो है वो है प्रतिस्पर्धी संघवाद, जिसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है। यहां आप गौर कीजिए दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हमारे मूल संविधान के स्ट्रक्चर में स्थान नहीं रखता है, अर्थात यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं, जबकि इसके उलट संघवाद और इसके सहकारी संघवाद की भावना ये दोनों ही चीज बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई या जो भी विरोध करने वाले हैं, इसके विपक्षी जो हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारी केंद्र सरकार ने इस भावना का उल्लंघन किया है। यहाँ सहकारी संघवाद के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य सहज संबंध होते हैं। ठीक है,
हॉरिजेंटल रिलेशनशिप होती जिसमें दोनों ही एक दूसरे के विकास के लिए काम करते हैं, ठीक है। और उसके उलट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है ये 1990 से थोड़ा सा लाइमलाइट में आया। इसमें राज्य केंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करता है एवं साथ ही अन्य राज्यों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करता है, और इसका मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं धन और निवेश को प्राप्त करना होता है अपने राज्य के लिए, ताकि वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो अगर विषय वस्तु के पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स में तो हमने देखा कि कहीं भी इसमें इशू नहीं किया जा रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल पोर्शन है उसमें कहीं ना कहीं ऊपर से देखने पे ये लगता है कि ये तीनों एक्ट कहीं ना कहीं इस मूलभूत स्ट्रक्चर के धज्जियां उड़ाते हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते ही इन तीनों एक्ट का इस आधार पर नल या वॉइड साबित किया जा सकेगा। इसको फर्दर हम बाइफर्केशन करते हैं इसी पॉइंट को समझने के लिए, लीगल सोवरेनिटी, ठीक है। इसको फिर आर्टिकल 246 और आर्टिकल 253 के तहत देखते हैं, या इसको ऐसे कह लूं कि इसको जॉइंटली हम कह सकते हैं कि ये एक 7th शेड्यूल का हिस्सा है, जिसके अंदर कानून निर्माण के क्षेत्र में बाइफर्केशन किया गया है कि राज्य किस सीमा तक कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार किस क्षेत्र तक कानून बना सकती है, और कुछ कॉमन विषय रखे हैं। तो इसमें 3 लिस्टों का जिक्र है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सबसे आखिर में कॉन्करेंट लिस्ट। प्रारंभ में इसमें कुछ 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, आज वर्तमान में इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट्स थे, वर्तमान में 61 सब्जेक्ट्स कुछ हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में लगभग 47 कुछ सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जब ये बनी थी संविधान लागू होने के समय, और उसके बाद आज वर्तमान में इसमें कुछ 51 सब्जेक्ट्स हैं। मतलब कहीं ना कहीं जनमानस के आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें अपग्रेडेशन होता रहा है। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 246 की बात करें जो सेंट्रल लिस्ट से संबंधित है, तो यहाँ जो विषय हैं, जो भी वर्णित विषय हैं, उन पे एकाधिकार है केंद्र सरकार का कानून बनाने का। उन विषयों के ऊपर राज्य किसी तरह का कोई, उनके राज्य विधायिका जो है किसी तरह का कोई कानून नहीं बना सकती। अगर कोई ओवरलैपिंग होगी तो उतनी मात्रा में जो राज्य द्वारा ओवरलैपिंग किया जाता है वो सब्जेक्ट मैटर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य कर दिया जाएगा, करार कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट जो है, जहां आप देख रहे हैं कि कृषि जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में है। अगर किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कानून बनाती है तो राज्य उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और वहां जाते ही सुप्रीम कोर्ट जान जाएगा कि यह विषय स्टेट लिस्ट का है, तो केंद्र सरकार ने जितनी मात्रा में अतिक्रमण किया है उसे शून्य मान लिया जाएगा, ठीक है। और तीसरी जो लिस्ट है वो है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर ऐसे विषय हैं जहां केंद्र व राज्य दोनों ही सरकार मिल करके कानून निर्माण की प्रक्रिया कर सकती है, और अगर कभी विरोधाभास होता है तो अंतिम रूप से केंद्र सरकार के जो प्रावधान है वे ही मान्य माने जाएंगे। साथ ही हमने यह देखा कि कैसे जब हम इन फार्म एक्ट्स की संवैधानिकता चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स में तो ये वॉइड हो जाता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो फेडरलिज्म, जिसे संघवाद या परिसंघवाद कहा जाता है, के मुद्दे पर कहीं ना कहीं विरोधी दल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घेर सकते हैं। जब हम इस पॉइंट का विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि लीगल सोवरेनिटी वाला जो पॉइंट है जिसमें न्यायिक संप्रभुता की बात की गई है, उसमें एग्रीकल्चर जो है, कृषि, वह स्टेट का सब्जेक्ट है। और इसको फर्दर डिटेल करने पे हम पाते हैं कि इसकी एंट्री नंबर 14, एंट्री नंबर 26, एंट्री नंबर 27 इसके बारे में कुछ कहती है, और वो यह कहती है कि एग्रीकल्चर पार्ट 14 का होगा, एंट्री नंबर 14 में होगा, और इस पर डॉक्ट्राइन ऑफ एंसिलरी पार्ट्स लगेंगे। इसका मतलब यह है कि वर्ड तो केवल कृषि लिखा है, लेकिन कृषि से संबंधित जो भी सब टॉपिक्स होते हैं उन्हें भी इसके अंतर्गत ही माना जाना चाहिए, ठीक है। एंट्री नंबर 26 को जब हम गौर से पढ़ें तो हम पाते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स इन स्टेट। ट्रेड
एक छोटा कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू कॉमर्स। ट्रेड का मतलब ये हुआ कि हमने कोई वस्तु खरीदी, यहाँ से खरीदी, इसे यहाँ तक लाए, फिर खरीदी, फिर बेची, फिर खरीदी, फिर बेची, और ये चलता गया। दैट्स ऑल अबाउट ट्रेड। कि एग्रीकल्चर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास गया, उससे कुछ और छोटे रिटेलर के पास गया, उससे किसी और दूरस्थ स्थान वाले रिटेलर के पास गया, राइट। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ ट्रेड। लेकिन मीनवाइल इसके बीच में अगर टेम्पू किया जाता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, कोई और तरह का चार्जेस लेवी होता है, पॉलीथीन की पैकिंग होती है, या किसी और तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, तो वो सारी प्रक्रियाएं कॉमर्स का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। तो इस एग्रीकल्चर और इनसे संबंधित विषयों का अगर ट्रेड एंड कॉमर्स हो तो उस पर भी एकाधिकार किसका है? स्टेट का है। लेकिन जब हम एंट्री नंबर 26 को फर्दर बाइफरकेट करते हैं तो हम पाते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स विद द स्टेट सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ एंट्री नंबर 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। अर्थात ये सभी बातें तभी लागू होगी जब ये कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 जो हमने यहाँ पे लिखी है इसकी शर्तों को पूरी करें, ठीक है। ये क्या होगा इसे अभी हम देखेंगे आगे चलकर। फर्दर जब हम एंट्री नंबर 27 में पहुंचते तो यह कहा गया है प्रोडक्शन एंड सप्लाई। किसी भी एग्रीकल्चर या उससे संबंधित सब्जेक्ट मैटर जो है उनका प्रोडक्शन हो या सप्लाई हो या उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी इन पे एकाधिकार किसका होगा? स्टेट का। लेकिन साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ एंट्री नंबर 33 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। अर्थात ये सभी बातें तभी लागू की जाएंगी जब ये पूरा पालन एंट्री नंबर 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट का करेगी। अगर ये उसका पालन नहीं करती है तो इसको किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज किया जाए या किसी कोर्ट में जाके चैलेंज किया जाए तो इसे नल और वॉइड ही साबित किया जाएगा। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है लेकिन उसे कहीं ना कहीं एंट्री नंबर 33 ऑफ समवर्ती सूची और या कॉन्करेंट लिस्ट का पालन करना पड़ेगा। जब हम कॉन्करेंट लिस्ट का अध्ययन करते हैं तो यह कहता है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन, रिसर्च, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीज, ये मुद्दे जो हैं कॉन्करेंट लिस्ट का होगा। जब भी भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के मध्य किसी कानून को लेकर के विरोधाभास की स्थिति होगी तो केंद्र सरकार की ज्यादा चलेगी या उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, ठीक है। और एंट्री नंबर 33 यह कहती है ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड दी प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन या द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर द कंट्रोल ऑफ सच इंडस्ट्री बाय द यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडियंट इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि जनमानस के हित में किसी राज्य द्वारा कृषि या उससे संबंधित विषयों के बारे में कुछ अनैतिक बात की गई है जो केंद्र के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करती है तो वहां केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी और वह राज्य पे बाध्यकारी होगा, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट ए, पॉइंट बी के अंतर्गत फूड स्टफ्स, एडिबल ऑयल सीड्स जो काफ़ी व्यापक है अपने शब्दार्थ में ही, कैटल फूड फॉडर, रॉ कॉटन, रॉ जूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम तीनों फार्म्स एक्ट की विषय वस्तु से संबंधित बात करते हैं और उन्हें 3 पॉइंट्स पे जज करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पे हम पहले ही देख चुके हैं कि नल एंड वॉइड साबित हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर के फेडरलिज्म वाले पॉइंट्स पे जब हम फर्दर आगे बढ़े तो हमने देखा हाँ कि एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है, उस पर एकाधिकार है राज्यों को, लेकिन अगर वह समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 33 के अधीन रह करके ही किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हम यहाँ यह कह सकते हैं कि अगर इस ग्राउंड्स पे भी अगर इस एक्ट के विरोध वाले लोग इसे शून्य साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो वो इस एंट्री को पढ़ के साफ साफ कह देगा कि इस एक्ट को नल या वॉइड नहीं साबित किया जा सकता क्योंकि केंद्र सरकार का इस पर एकाधिकार है बिकॉज ऑफ दी, जैसा हमने यहाँ लिखा है, यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडिएंट इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। साथियों, यहाँ हम तीनों फार्म्स एक्ट की प्रक्रिया संबंधी संवैधानिकता की चेक करेंगे कि कहीं जो प्रोसीजर जो काम में लिया गया है इन एक्ट्स को फ्रेम करने का, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत तो नहीं है। तो यहाँ हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन रेफरेंस टू दी
प्रोसीजर, अर्थात प्रक्रिया के संदर्भ में हम इसे चेक करेंगे। इसके निम्न पॉइंट्स के अंतर्गत चेक किया जा सकता है, जैसे मेजोरिटी इन बोथ दी हाउसेस, वॉइस वोट, सेलेक्ट कमिटी, आर्टिकल 122 जो संसद को संप्रभु बनाता है उसकी इंटरनल प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है, जॉइंट सेशन आर्टिकल 108 एंड एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल के अंतर्गत हमें बताया गया है। सबसे पहले हम यह समझें कि इसकी शुरुआत कैसे होती है प्रोसीजर के तौर पर। तो एक ऑर्डिनेंस आता है 5 जून 2020 को, और उसके बाद 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में ये जो हैं बिल पास होते हैं और एक्ट में बन जाते हैं। अब यह कॉन्सेप्चुअली एक बात आती है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, बिल क्या होता है, और इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस क्या होता है। तो साथियों, ऑर्डिनेंस अर्थात हिंदी में अध्यादेश, अध्यादेश की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है एवं वे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अध्यादेश जारी करते हैं। यह तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होती है और सरकार को लगता है कि एक विशेष कानून की आवश्यकता है और इसी वक्त उसकी आवश्यकता है, तो ये इमीडिएट विधायिकी संबंधित कार्य करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। तो यहां अध्यादेश का अर्थात ये हो गया राष्ट्रपति ने जारी किया, ठीक है। और इसके लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 123। इस पे हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो अध्यादेश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अध्यादेश और विधेयक में जो बेसिक अंतर है वो यह है कि विधेयक दोनों सदनों में जब विधेयक पास हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और तत्पश्चात वो विधेयक बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अध्यादेश होता है वह जब भी नेक्स्ट सेशन होगा, जैसे मॉनसून सेशन के बाद विंटर सेशन भी होगा, ठीक है, तो उस सेशन में 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता, ये हम जानते हैं। तो जब भी कोई सेशन चलेगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर ही उस अध्यादेश को दोनों सदनों में पास करा के राष्ट्रपति की स्वीकृति ले ली जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसी दिन से वह अध्यादेश शून्य मान लिया जाता है, अर्थात उसमें किए गए कोई भी उपबंध प्रभावी नहीं माने जाएंगे। ये इसके साथ एक पॉइंट है। तो सरकार को जब ये एग्रीकल्चर क्रांति करनी थी, उनके शब्दों में कहा जाए तो उनके ऊपर एक बाध्यता थी कि 5 जून के बाद जब ये सेशन तो काफी छोटा ही रहा 14 से 24 के बीच में, तो इसी बीच में इसे पास करवाना था। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहां तक हमें लगने लगा है कि प्रोसीजर या लीगल पॉइंट पे तो सरकार ठीक है, लेकिन एथिकल पॉइंट पे उतनी ज्यादा ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें एक व्यापक जन चर्चा करनी चाहिए थी इन एक्ट्स को लाने से पहले, ताकि एक आम सहमति बन जाती तो कोई भी इसका विरोध ना करता और शायद कुछ और नए पॉइंट्स इसमें हमें ऐड करने का मौका मिल जाता। इसके बाद हम इन्हीं एक्ट्स पे सिंगुलर वीडियोस बनाएंगे, उस पे उनकी चुनौतियां, उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। यहां तो हम केवल इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अब यहां आप ये देखिए कि जब ये ऑर्डिनेंस से बिल स्टेज और इस तरीके से आया तो सरकार को, जो एनडीए का घटक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके अंदर 25 पार्टीज है, ठीक है, तो लोकसभा के अंदर आउट ऑफ 543 334 सीट्स तो बीजेपी के पास में ही, अर्थात उन्हें इस बिल को इस हाउस में, लोअर हाउस में पास कराने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यहां से तो ये बड़े आराम से पास हो गया। अगर कोई विरोध भी कर लेता कि पूरा विपक्ष आ जाता कि हम इसे नहीं पास होने देंगे, तो भी उनके हाथ में मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, विपक्ष कमजोर है वहां पर। दूसरी तरफ जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, जो अपर हाउस है, वहां इस सरकार की जो मेजोरिटी वो 118 है और टोटल सीट्स 245 है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को साधारण बहुमत से पास किया जाता है, साधारण बहुमत +1। तो 245 +1 की स्टेज राज्यसभा में नहीं थी, तो जो सारी विपक्ष अपना जोर लगा सकता था वो राज्यसभा ही थी। अब वहां हुआ ऐसा कि मेजोरिटी ना होने की बावजूद भी वॉइस वोट का सहारा लिया गया। वॉइस वोट क्या होता है? एक तो होती वोटिंग, तो वहां वोटिंग नहीं हुई उस दिन हुआ वॉइस वोट। क्योंकि वोटिंग इसलिए नहीं हुई कि कोरोना की वजह से सारे जो एमपीज थे वो आ नहीं सके और सभी लोग डिस्टेंस पे बैठे हुए थे। अब जब सभी लोग डिस्टेंस पे बैठे, अर्थात
हर व्यक्ति की सीट एक फिक्स है और वह व्यक्ति अपनी सीट पे नहीं है तो वो अपना बजर दबाएगा कहाँ से, जो वोटिंग के लिए है। तो वो तो प्रोसीजरल चीज पॉसिबल ही नहीं थी इस कोरोना काल के अंतर्गत। तो वॉइस वोट जो उपसभापति जी हैं सभा के, उनको ये पार देता है कि वे खड़े हों और देखें कि जितने लोग मौजूद हैं उसमें से कितने लोग पक्ष में हाथ खड़ा कर रहे हैं और कितने लोग विपक्ष में हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो उस दिन एग्जैक्टली जब राज्यसभा के 20 सितंबर के दिन 2020 के दिन हुआ ऐसा कि जो अध्यक्ष महोदय थे वो खड़े हुए और उन्होंने ये देखा कि कितने लोग पक्ष में, रेज योर हैंड। तो उन्हें निश्चित रूप से ये लगा कि पक्ष वाले लोग ज़्यादा हैं और विपक्ष वाले लोग कम हैं। तो उन्होंने अपने विवेकाधिकार से इस बिल को पास कर दिया, राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए भेज दिया। ठीक है, तो प्रोसीजरल देखा जाए तो ये चीज़ ठीक है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर मैथमेटिक्स जो गणित है इसके बीच में अगर उसे देखें तो यहाँ जो राज्यसभा के अंतर्गत हैं बीजेपी के 93 एमपीज हैं और इनके समर्थन में AIDM के 9, जनता दल यूनाइटेड के 5, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ए के 1, अर्थात 118 की स्ट्रेंथ इनके पास ही ये सभी लोग मौजूद थे। और जो दूसरे दल थे जो वर्ष भर कभी इस NDA अलायंस के साथ थे कभी नहीं भी थे, और जैसे बीजू जनता दल इनके 9 एमपीज हैं, TRS के 7 हैं, YSRCP के 6 हैं, शिवसेना के 3 हैं, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी जो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रही और उसके बाद कांग्रेस से अलग हो गई, इनके भी 4 एमपीज थे। इन सभी लोगों ने लगभग अपने आप को उस दिन वोटिंग से बाहर रखा। ठीक है, आपको ये जानना चाहिए कि जो NCP है इनके टाइम में जब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख साहब की सरकार थी तब ऐसे ही एक्ट जो नवाचार रखते थे वहां पास हुए हैं और उनको जन समर्थन भी मिला है वहां पे। लेकिन यहां जब इसी एक्ट को केंद्रीय सरकार ने पास कराना चाहा तो इन्होंने साथ नहीं दिया और ये एब्सेंट रहे इस पूरी प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत। ठीक है, अब आप यहां ये देख रहे हैं कि यहां हमने सेलेक्ट कमिटी रखा है। तो एक आइडियल तरीका जो होता है अगर वॉइस वोट ना हो, ठीक है, इट इज रेयर क्योंकि हमेशा तो कोविड नहीं है, तो सीधा ये होता है कि हाउस में एक प्रपोजल आया, उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, उसकी सेकंड रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग के बीच में 2 दिन का अंतर होता है। और अगर अध्यक्ष सभा के, अगर लोकसभा के स्पीकर चाहें तो वो सेम डे भी करवा सकते हैं, डिपेंड ऑन स्पीकर या अध्यक्ष जो चेयरमैन, अगर राज्यसभा की मैं बात करता हूं। देन सेकंड रीडिंग होगी और सेकंड रीडिंग में ये सेलेक्ट कमेटी को भी भेजा जा सकता है अगर गतिरोध ज़्यादा बढ़ जाए उसके ऊपर, ताकि कुछ लोग विपक्ष के और पक्ष के मिलकर कम लोग उसके ऊपर डिस्कशन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसकी थर्ड रीडिंग होगी एंड देन राष्ट्रपति के पास इसे भेज दिया जाएगा और अगर वो यस कह देते हैं तो इट विल बी नाउ एक्ट। तो यहाँ विपक्ष वाले लोगों का यह कहना है कि सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब सरकार को तो पास कराना था, इसलिए मैंने कहा एथिकली उतना ठीक नहीं है क्योंकि उनके पास तो टाइम ही इतना ही था। ऑर्डिनेंस की डेट 5 जून थी और ये 20 तारीख के बीच की बात है, तो पास तो करवाना ही था उन्होंने। तो उन्होंने, अच्छा, राष्ट्रपति जी हैं कहीं ना कहीं वे भी इसी पार्टी से होकर के आए हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी हैं वे भी वेंकैया नायडू जी, वो भी कहीं ना कहीं इसी पार्टी से होकर के आए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सभी पॉइंट्स का पॉलिटिक्स के अंदर इनको हेल्प मिली, इसको प्रोसीजरली एक्यूरेट रखने का। तो कहीं भी अगर इस एक्ट के विरोधी लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजरली इस पॉइंट को रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चांसेज हैं उनके जीतने के। ठीक है, यहाँ आर्टिकल 122 का जिक्र किया है। यह आर्टिकल 122 यह कहता है कि जो संसद है हमारी, उसके अंदर की प्रोसीडिंग कैसी होनी चाहिए ये वहाँ के अध्यक्ष या स्पीकर तय करेंगे और जो प्रोसीजर उन्होंने अपनाया है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहीं इस बिंदु पे मैं थोड़ा सा ऑर्डिनेंस के बारे में और कहूंगा कि ऑर्डिनेंस जो है, जब हमारा 38वां संविधान संशोधन हुआ तब इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो आता है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ उसमें इसमें जुडिशियल रिव्यू लाजमी कर दिया गया कि अगर हम चाहें तो इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट बनता है। अब इसी में एक केस है DC बांधवा वर्सेस बिहार स्टेट, जिसमें कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकारों को
कि आप अध्यादेश का उपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए ना कराएं। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसका फ्रीक्वेंट यूज आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां जब मैं आर्टिकल 122 की बात कर रहा हूं, तो यहां संसद इंटरनल प्रोसीडिंग कैसी होगी ये उनके मुखिया तय करेंगे। मुखिया इन द सेंस स्पीकर एंड चेयरमैन इन बोथ हाउसेस इन दैट केस, ठीक है। तो उस पॉइंट पे भी इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्हें लगा कि कोविड है, काफी लोग एब्सेंट हैं और जो मेजोरिटी में लोग हैं वो हाँ कह रहे हैं, तो ठीक है, इट्स वॉइस वोट के आधार पर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है, ठीक है। और सरकार तो ये चाहती भी नहीं थी कि इसे सेलेक्ट कमेटी स्टेज में ले जाया जाए, तो नहीं ले जाया गया। अब एक मिनट के लिए हम यह मान लेते हैं कि हमारी सरकार इस मेजोरिटी में ना होती और इतने लोग एब्सेंट रह करके भी इनका सहयोग करते या ना करते, तो क्या होता। हम एक मिनट के लिए यह मान लेते हैं कि ऐसा केस होता जब गतिरोध बढ़ जाता या सरकार के पास मेजोरिटी ना होती, अर्थात लोकसभा के अंदर तो पास हो जाता और राज्यसभा के अंतर्गत ये एक्ट पास ना हो पाता या 6 महीने के लिए लंबित हो जाता। ऐसा कोई आर्टिफिशियल केस हम लेते हैं। इन दैट केस राष्ट्रपति जी जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जॉइंट सेशन के लिए अनुमोदन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब आप यहां देखिए, अगर ऐसा कुछ होता, मान लेते हैं जॉइंट सेशन होता, तो क्या होता। अगर जॉइंट सेशन होता तो आप देखिए लोकसभा के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो 334 है, राइट। राज्यसभा के जो अंदर स्ट्रेंथ है वो 118 है, तो टोटल स्ट्रेंथ तो हो गई वो 452 हो गई आउट ऑफ 788। इस केस में अगर वोटिंग होती तो साधारण बहुमत से जो उपस्थित लोग हैं, ठीक है, आधी +1 पे ये एक्ट पास हो जाता, ये जो बिल है ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता। तो 788 डिवाइड बाय 2 394 एंड +1 इट्स मीन इट विल डेफिनेटली कन्वर्टेड इनटू एक्ट। तो किसी भी दशा में अगर विपक्ष यह कहता है या इस एक्ट के विरोध करने वाले यह कहते हैं कि प्रोसीजरली सरकार ने गलत किया है, तो नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दे हैव ए मेजोरिटी। अगर जॉइंट सेशन अवस्था भी आती तो भी ये एक्ट जो बिल हैं ये एक्ट बनते ही बनते हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 108 के अंदर जो जॉइंट सेशन की व्यवस्था है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और उठ के आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल के अंदर बताया गया। इसके तहत अगर जॉइंट सेशन के दिन पार्टी वाइज विहिप जारी कर दी गई है कि आपको पार्टी अगर चाहती कि किसान वाले एक्ट पास हो और इसी समर्थन में आपको वोट करना है क्योंकि आप इसी पार्टी के हैं, तो आप इसके विरोध में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ये पाया जाता है कि आपने इसके विरोध में वोटिंग करी है, तो आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप है उसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोसीजरल जो प्रक्रिया का रूप है उस कसौटी पर अगर इन सभी फार्म्स एक्ट की संवैधानिकता को चेक किया जाए तो निश्चित रूप से ये सभी 100% अपनी कसौटी पर खरे उतरते हैं। और अगर किसान विषय वस्तु ले लें या प्रोसीजरल, इन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट की जो दस्तक है वो खटखटाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देगा और इन एक्ट्स की यथासंभव स्थिति जो है वो बनाए रखेगा।